अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि मेरे चैनल पे आप हर दफ़ा कोई ना कोई मेहमान देखते हैं, आज हमारे इस प्रोग्राम के ख़ास मेहमान हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर सदफ इमरान साहबा से, जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं और स्पीच के हवाले से बहुत काम है, आपके बहुत कारनामे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इनसे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में, और हमेशा की तरह आप अवेयरनेस के प्रोग्राम्स में मुझे इनवाइट करते हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की जब हम बात करते हैं तो आपके इस सेक्टर में, डोमेन में कई चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि आज हम बात करें स्टटरिंग के हवाले से। स्टटरिंग क्या है, जिसे हकलाना कहते हैं, और किस एज में ये बच्चों को प्रॉब्लम आता है और पेरेंट्स को कब पता चलता है। तो सबसे पहले तो बताइए कि स्टटरिंग इटसेल्फ है क्या, हकलाना क्या है? ये कुदरती होता है या पैदा होने के बाद बच्चे के साथ ये मामला पेश आता है? ओके। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, स्टटरिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टटरिंग के साथ हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, स्टैमरिंग। स्टैमरिंग, तो जी। ये लैंग्वेजेस की इश्यूज़ हैं। कुछ इलाकों में स्टैमरिंग बोला जाता है और पाकिस्तान में ज़्यादातर स्टटरिंग बोला जाता है। इसको उर्दू में हम हकलाहट बोलते हैं। जो लोग हकला के बोलते हैं, रुक के बोलते हैं, या बार-बार अटक जाते हैं, या एक वर्ड बोलते ही अटक जाते हैं। कुछ लोगों की हकलाहट इस तरह की भी होती है, जो कि 2-3 जुमले बोल के एकदम अटक गए, या कुछ लोग 2 फ्रेज़ेस ही बोले थे और अभी अटक गए। तो स्टटरिंग की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसमें अगर हम बात करें कि ये कब, क्यों और कैसे हो जाता है और इसके क्या कॉजेज़ हैं, तो इसके बारे में हम अगर बात करें तो हम ये बात करेंगे कि स्टटरिंग जो है वो जेनेटिकल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है एनवायरमेंटल के वजह से भी, एंड फोनोलॉजिकल भी हो सकता है। तो इसमें हम इन एरियाज़ पे स्टटरिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कुछ पीछे से भी बैक हिस्ट्रीज़ आ रही होती हैं, जिनकी फैमिली में भी पीछे रिकॉर्ड्स रह चुके होते हैं, जो अपने किसी ज़माने में हकलाहट की तरफ रहे थे। अच्छा, इसके मोस्ट कॉमन साइंस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, पता कैसे चलता है? कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत टेंशन में हैं या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो हम उस वक्त अटकते हैं या हकलाते हैं, बट इसके जो स्टटरिंग है इसके क्या सिम्टम्स हैं कि किसी भी बच्चे में या पर्सन में ये हो रहे हैं, कैसे पता चलता है? अच्छा, देखिए, स्टटरिंग जो है वो बहुत सारी वजूहात की वजह से भी हो सकती है। अगर एक्सीडेंटल है तो उसके अंदर ये होगा कि मे बी पॉसिबल कि बच्चा या जो पर्सन है वो किसी हादसे से गुजरा है पिछले दिनों। उसने कोई ऐसा सडन इंसिडेंट देख लिया है जिसको उसके लिए बुलाना मुश्किल हो गया है, और उसकी वजह से उसको कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम तो वो बार-बार अपनी बात को कन्वे करने में अटक रहा है। तो एक कॉज़ हमारे सामने ये भी आ रही होती है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये किसी भी एज में हो सकता है। लेट्स सपोज़ किसी बच्चे को छोटी एज में भी हो गया। अच्छा, छोटी एज में अगर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं, हम इसको जल्दी ग्रैब अप कर लेंगे और इसको हम जल्दी तशख़ीस करने के बाद इस पे काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर किसी को सडनली 14 साल की एज में, 15 साल की एज में, टीन एज की एज में हो गया, तो इसको फिर हम साइकोलॉजिकली ट्रीट करेंगे। तो अब इसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि ये कैसे हम इसको पता करें कि ये क्यों हो गया। तो हमें एज अ स्पीच थेरेपिस्ट हम हिस्ट्री लेते हैं। जब पेरेंट आते हैं हमारे पास, या जो भी स्टटरिंग पर्सन है वो हमारे पास आता है, उससे हमें स्टटरिंग की से हवाले से बैक हिस्ट्री लेनी होती है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप उसमें? जी, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। मे बी पॉसिबल सम टाइम ऐसा भी होता है कि बैक हिस्ट्री में कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी की हिस्ट्री ऐसी रह चुकी है जो वो पीछे जेनेटिकली सही। अटक रहे थे,
फादर की साइड पे हो सकता है, मदर की साइड पे हो मीन्स सकता है, जेनेटिकल भी ये चीजें आ जी, सकती हैं और कोई इंसिडेंट हो उसकी वजह से भी आ उसकी सकती वजह से भी हो सकता है। और सम टाइम स्टटरिंग के रीज़न ऐसे भी आते हैं कि बच्चे को तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में भी प्रॉब्लम होती है, जो हम फोनोलॉजिकल कहते हैं। है। अच्छा, ये तो हमने ली एक अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग थी स्टटरिंग के हवाले से, और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को इस चीज़ में पता चला होगा। अच्छा, कॉजेज़ और मिसकंसेप्शंस के हवाले से हम बात करेंगे अब। इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप देखने में आता है कि घर के अंदर जैसे 3 बच्चे हैं एक फैमिली में, पेरेंट के पास उनके अपने 3 बच्चे हैं, और बड़ा बच्चा जो होता है वो हमेशा से थोड़ा हर तरह से अटेंशन ले चुका होता है, और जो बाकी छोटे बच्चे छोटे हैं वाले बाद में बच्चे आने वाले, होते कि हैं वहीं जो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता हाँ, है। तो उनके अंदर ये जो मिडिल वाला बच्चा होगा, सम टाइम उसके अंदर ये इश्यूज़ देखने में आते हैं। उसके रीज़न्स कुछ ये भी होते हैं कि छोटा वाला अपना टाइम ले रहा होता है, बड़ा वाला ले चुका होता है, और जो सेंटर में बच्चा होता है, वो अपनी बात अगर किसी को कन्वे कर रहा है, तो बड़ा वाला अब उसकी बात को खुद बताने की कोशिश कर रहा होता है, तो और वहाँ उस सेंटर चीज़ की वाले को रह जाती थोड़ा-सा है वो रोक चीज़। रहा होता है बोलने में, और वो ये चाह रहा होता है कि ये अगर बोलने में टाइम ले रहा है, तो हम जल्दी से बता दें। तो इसके पीछे एक कॉज़ ये भी होती है कि बच्चे अगर बात करने में कहीं रुक रहे हैं और उनको रुकने के वक्त कोई दूसरा इंटरप्ट कर दे कन्वर्सेशन के दरमियान, तो इसके पीछे एक कॉज ये भी बन जाती है कि बच्चा हमेशा एक तरह से एंजाइटी में चला जाता है, कि एक उसकी तरह बात से, नहीं सुनी जा रही है, हाँ, जो वो उसको एक कहना चाह रहा फियर है, अपना इजहार फैक्टर आ करना चाह जाता रहा है, है। एक फियर फैक्टर आ जाता है कि मैं जब भी बोलूँगा तो मे बी पॉसिबल मैं सही नहीं बोल रहा और मैं अटकूँगा। तो वो अपने माइंड में ये एक चीज़ बना लेता है। तो इसका एक इश्यू ये भी आ रहा होता है कि एनवायरनमेंट से बच्चे ये चीज़ें गेट कर लेते हैं, या लेट्स सपोज़ आप एक स्कूल की बात कर लें कि स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन हो रही है, बच्चे उसमें सेलेक्ट किए गए हैं, कुछ बच्चों को मौका फ़ौरन मिल गया और कुछ को वो अभी लाइन में लगे हैं और उनका नंबर नहीं आ रहा, वो कुछ हेजिटेट हो रहे हैं, और वो अपनी बात कन्वे करने के वक़्त उनके अंदर हेजिटेशन इतनी बढ़ गई है कि वो अटक रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही। किसी एक दफ़ा ऐसा हो गया, तो वो अपने इस माइंड में ये चीज़ को बिठा लेते हैं बना इस चीज़ लेते को। हैं कि हम जब भी बोलेंगे, मे बी पॉसिबल हमारे बोलने में कोई प्रॉब्लम हो, तो हम शायद सही ना बोल पाएँ। सही तो वो अपने अंदर ही एक फ़ियर फैक्टर को डेवलप कर लेते हैं, डेवलप कर और उसकी वजह से भी उनके अंदर स्टटरिंग्स आ जाती हैं। ये एक छोटी एज के बच्चों की मैं बात सही। कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो जेनेटिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हादसात से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि बच्चों ने कभी कोई ऐसा वाक़या देख लिया हो अपने किसी बहुत ही करीबी क्लोज़ सही। लोगों का, कि कोई ऐसा सडन इंसिडेंट हो गया लाइफ़ में जिसको वो भुला नहीं पा रहे, उसकी वजह से भी उनके अंदर स्टटरिंग इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है पेरेंट्स को, या चीज़ डायग्नोज होके आ जाती है कि स्टटरिंग का मसला है या किसी बच्चे को या किसी भी पेशेंट को, तो वहाँ पे हम देखते हैं फैमिली और सोशल सपोर्ट बहुत इम्पैक्ट भी है इसका, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं फैमिली पे, बहुत ज़्यादा फैमिली पे। और सेकंड आपका जो सोशल सपोर्ट है उसमें आपके पेरेंट या आपके टीचर्स वगैरह आ गए या आपके रिश्तेदार आ गए। तो मुझे बताइए कि इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, सबसे पहले तो ये बताएं। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो रोल है वो पेरेंट्स का है। डेफ़िनेटली अगर एक बच्चे के साथ इश्यू हुआ है, तो पेरेंट ही सबसे मेन रोल रखते हैं, और वो एक पिलर की सूरत में होते हैं अपने बच्चे के साथ। तो उनको सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अटक भी रहा है, तो वो उसको कहें कि इट्स ओके, जाने दें, आप अपनी बात करें, और उसको बोलने का पूरा मौका फ़राहम पूरा करें। मौका फराहम करें। उसको बोलने का मौका फ़राहम करें, उसे एनवायरनमेंट दें, उसको उसकी टर्न पे बात करने का मौका दें। उसको ये नहीं कहें, जैसे कि बहुत सारे लोगों में अब भी देखने में आता है, यार तुम इतना टाइम लगा रहे हो, छोड़ो मैं बता देता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह से करते हैं कि यार ये तो इतनी टाइम लगाएगा, तो हम जल्दी से इसकी बात कन्वे कर दें। और आज के दौर में तो वैसे भी लोगों के अंदर जल्दी बहुत हो गई है, हर चीज़ में जल्दी है। तो लोग जो है इस चीज़ को देखते हुए दूसरे को मौका बिल्कुल उसे देते नहीं अच्छा, हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात की, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा अगला सवाल यही था, हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, हमारे साथ काफ़ी लोग मुंसलिक हैं हमारे, जिसमें रिश्तेदार हो गए और जिसमें हमारे टीचर्स हो गए, मिलने मिलाने वाले हो गए। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो रिश्तेदार हैं या जो कांटेक्ट होता है, वो आके
शायद बच्चे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, जैसे अभी आपने कहा ना कि छोड़ो तुम छोड़ो मैं बताता हूँ, तुम काफ़ी देर कर रहे हो या चीज़ें आगे जा रही हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ मेरे ख्याल से हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, ऐसा ही है। यहाँ पे बहुत मेन रोल होता है आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स। यहाँ पे उनको बच्चे को फुल एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है कि उसको उसका टाइम दिया जाए, उसको मौका दिया जाए। अगर उसके साथ ये इशू डेवलप हो रहे हैं तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडरस्टिमेट नहीं करना उसको चाहिए। अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उसको कहें ओके इट्स ओके, आप दोबारा आपके पास टाइम है, इट्स ओके, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से बता दो। तो बच्चे को इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लेंगे कि एज अ स्पीच थेरेपिस्ट जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो हम उनको यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहे होते हैं बीइंग अ थेरेपिस्ट कि आपने जब थेरेपी स्टार्ट करनी है तो आपका फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव होना बच्चे को चाहिए। पूरी फुल सपोर्ट होनी चाहिए और बच्चे के साथ आप कन्वर्सेशन करें, उसको बोलने का पूरा पूरा मौका दें, उसको पूरा टाइम दें। अगर वो लेट सपोज स्कूल से आया है और आज उसके स्कूल में कोई ऐसी चीज़ हुई है वो जो चाहता है कि वो आके अपनी मदर को बताए, तो मदर का किरदार ये होना चाहिए कि बच्चे के साथ वो पूरी चीज़ होने दे, बच्चे को वो मौका दे कि वो अपनी बात बता सके, पूरी पूरी बात कन्वे करने का मौका दिया जाए, ताकि बच्चा अपनी बात अगर अपने पेरेंट को अच्छे से बताएगा तो पेरेंट ही इस चीज़ को समझेंगे सबसे पहले, और फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव सर्कल्स में और अपने टीचर्स को, जो बच्चे के टीचर्स हैं उनको भी कहेंगे कि बच्चे को फुल एनवायरनमेंट दिया जाए। सही। है थोड़ा मुश्किल बट इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा, मोटिवेशन की बात करें और अवेयरनेस की बात करें इस हवाले से, उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए, तो क्या मोटिवेशन लेवल और क्या एक अवेयरनेस होनी चाहिए जो कि उसके लिए, उस पेशेंट के लिए, उस फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल हो रिगार्डिंग दिस चिल्ड्रन? अच्छा देखिए, मोटिवेशन के लिए तो सबसे मेन चीज़ यही है कि बच्चे को उसकी बात कन्वे करने दी जाए, उसको छोटे-छोटे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, और घर के अंदर अगर बहन-भाई हैं, तो वो एक-दूसरे को फुल एनवायरनमेंट दें, अपनी बात कोऑर्डिनेट करने का। इसमें फिर जब बच्चा जो भी बोल रहा है उसको अच्छे से मोटिवेट करें, उसे कहें वेरी गुड, गुड जॉब, आपने अच्छे से अपनी बात समझाई, हमें बहुत अच्छा लगा। जो भी एप्रिसिएशन वर्ड्स होते हैं वो आप यूज़ करें और बच्चे को मोटिवेट करें कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है? इसके साथ-साथ अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस, अगर पेरेंट्स की अवेयरनेस की बात की जाए तो पेरेंट्स बहुत सारे सपोर्टिव ग्रुप होते हैं जो इस तरह के पेरेंट्स के लिए सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं। वो ग्रुप्स ज्वाइन करें पेरेंट्स, वहाँ से उनको बहुत सारी अवेयरनेस मिलेगी, उनको गाइडलाइंस मिलेगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग फिर वो अपने बच्चे के ऊपर वर्क कर सकेंगे एप्रोप्रिएटली। और सेकंड चीज़, अवेयरनेस के पॉइंट से मैं ये भी बताऊँगी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेल प्रैक्टिसेस में भी चल रही होती हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिन ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं वो एथिकली और लीगली हर तरीके से सही हैं, और उसमें कोई एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सही जगह से आप गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दौर में भी वो डिग्रीज नहीं लिए हुए होते। पेरेंट्स को अपनी आंखें और कान बहुत खोल के रखनी चाहिए और समझ के इन ग्रुप्स को ज्वाइन कि करें। सही लोगों में जा रहे हैं, ऑथेंटिक लोगों में जा रहे हैं, हाँ, रजिस्टर्ड लोगों में जा हाँ, रहे हैं। रजिस्टर्ड लोगों में जा रहे हैं, ऑथेंटिक लोगों में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोग जो हैं वो शॉर्ट कोर्सेज़ किए हुए हैं और वो स्पीच थेरेपिस्ट बन गए हैं। सही। तो ऐसा नहीं है, ये पूरी तालीम है, ये पूरी एक एजुकेशन है। इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप शॉर्ट कोर्सेज़ के थ्रू आप जो है स्पीच थेरेपिस्ट बन जाएँ। तो पेरेंट्स को ये चीज़ें जानते हुए उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। अच्छा, देखने में आया कि जो थेरेपिस्ट इलाज कर रहे होते हैं या पेरेंट्स की भी अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चे को वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश में होते हैं, और या कि वो अपनी करेक्शन करे, चीज़ों को बेहतर करे, या उसकी प्रैक्टिस हो रही है करेक्शन करने, बोलने में बार बार करेक्शन हो रही है, वो बहुत ज़्यादा रश में होती है। ये कैसी प्रैक्टिस है? अच्छा, इसके लिए हम ये करते हैं कि पेरेंट्स को काउंसलिंग्स की जाती हैं। एग्जैक्टली, मैं इस तरफ ही आ रहा था। हाँ, सही। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग्स की जाती हैं जब थेरेपीज़ स्टार्ट की जा रही हैं उनके बच्चे की, या जो भी पर्सन है स्टटरिंग वाला उसकी, तो जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी काउंसलिंग सेशंस होना बहुत ज़रूरी हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी करता है
और एज ए स्पीच थेरेपिस्ट भी थोड़ी बहुत काउंसलिंग कर रहा होता है, जो उन्हें ये बता रहा होता है कि आपने बहुत रिलैक्स होकर बच्चे के साथ रहना है और आपने घर में उसको फुल एनवायरनमेंट देना है, आपने उसके साथ 1-on-1 पे भी कन्वर्सेशन करनी है। तो आप जितना रिलैक्स होंगे उतना बच्चे में रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये पेरेंट्स की काउंसलिंग सेशंस पे भी बहुत बातें इन्हिसार करता है इस पे। इन्हिसार कर रही होती हैं बच्चे के रिजल्ट्स के लिए। काफ़ी डिटेल में आपने बताया स्टटरिंग के हवाले से और क्या जिम्मेदारियां एज अ पेरेंट्स। अच्छा, कुछ टिप्स देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो कि जो थेरेपी करवाना चाह रहे हैं और स्टटरिंग का मसला उनके बच्चों के साथ? अच्छा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा ये गाइड करूँगी कि पेरेंट्स को जब भी बच्चे के अंदर ये इश्यूज़ नज़र आएँ, चाहे वो छोटी एज हो, चाहे वो टीन एज हो, चाहे वो टीन एज के बाद भी हो, तो उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि फ़ौरन वो राब्ता करें थेरेपिस्ट से, स्पीच थेरेपिस्ट से, बच्चे की इवैल्यूएशन करवाएँ एंड देन थेरेपीज़ स्टार्ट करें अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस। फिर उसके बाद जब थेरेपीज़ स्टार्ट हो जाएँ, तो थेरेपीज़ के अकॉर्डिंग उनको चलना ज़रूरी है। अगर थेरेपिस्ट आपको ये कहता है कि लेट्स सपोज़ ये थेरेपीज़ 6 महीने से 1 साल तक भी जाएँगी, तो पेरेंट्स को कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। ज़रूरी है। क्योंकि सम टाइम थेरेपीज़ जो है टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाती हैं, विलिंगनेस अकॉर्डिंग पेशेंट या क्लाइंट के भी देखी जाती है, कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। मे बी पॉसिबल कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि उन्होंने 4 महीने थेरेपी ली, 2 महीने गायब हो गए, फिर दोबारा आ गए, तो इसमें जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो जो है नहीं बन पाती सही। और रिजल्ट्स आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलते। तो एटलीस्ट अगर आपको फाइंडिंग्स आने के बाद थेरेपिस्ट ये कहता है कि आपको लग के 6 महीने तक थेरेपीज़ लेनी है, तो आपको पेरेंट्स एज अ थेरेपिस्ट मैं आपको ये गाइड करूँगी कि पेरेंट्स कनेक्टिविटी के साथ थेरेपीज़ ज़रूर लें और फिर जो उनको होमवर्क दिया जाए या होम प्लान्स दिए जाएँ या उनको जो भी गाइडेंस दी जाए बच्चे की स्टटरिंग को रिड्यूस करने के हवाले से, वो ज़रूर घर पे फॉलो करें। जी, तो काफ़ी डिटेल्स में आपने हमें जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड की और मैं समझता हूँ कि जो भी देखने वाले, सुनने वाले उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मालूमात मिली होगी इस हवाले से। तो काफ़ी डिटेल से आपने बताया स्टटरिंग के हवाले से और मैं समझता हूँ काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा वो पेरेंट्स जो इस हवाले से गाइडलाइन लेना चाह रहे होंगे। और अगर वो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपसे तो आपके क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं। जी, जी, ज़रूर मेरे क्लिनिक विज़िट करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है और स्पीच वेलनेस क्लिनिक का मेरा पेज भी है, वहाँ से भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। वंस अगेन।